नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बजट देगा छोटे निवेशकों को तोहफा, राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम में अहम बदलाव संभव, सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। खत्म हो सकता है कंपनियों के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर का चक्कर, सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में टीम लीज के चेयरमैन मनीष सब्रवाल ने जताई उम्मीद, कंपनियों को मिलेगा आधार नंबर। काले धन पर एक्शन में इनकम टैक्स, नोटबंदी के बाद खाते में 10 लाख रुपए जमा कराने वालों से होगी पूछताछ। 7 सीमेंट कंपनियों पर कंपटीशन कमीशन ने ठोका 206 करोड़ का जुर्माना, सरकारी प्रोजेक्ट में सांठगांठ कर ऊंची बोली लगाने के आरोप। शेयर बाजार में ऊपरी स्तरों पर आज बिकवाली का दबाव रहा हावी, लेकिन निफ्टी 8,400 के ऊपर दिखने में रहा कामयाब। अब ट्रेनों में छोटी दूरी के लिए भी मिलेगा आरक्षण, रेलवे ने बदले नियम, छोटे स्टेशनों का टिकट भी जल्द होगा कंफर्म। रिलायंस जियो करने वाला है नया धमाका, 1,500 से भी कम में 4G स्मार्टफोन लाने की तैयारी, जल्दी ही पेमेंट बैंक भी खुलेगा। और 13,000 रुपए में 4G रैम वाला Xiaomi का फोन लॉन्च, सोमवार से फ्लिपकार्ट और mi.com पर होगी सेल। बारह साल से लगातार बजट का इससे अच्छा कवरेज और कहीं नहीं। जी हां, बजट पर सबसे बड़ी और तगड़ी कवरेज आप देख सकते हैं सीएनबीसी आवाज पर। आज भी शुरुआत करेंगे बजट के साथ। अगर आप शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सोच रहे हैं तो बजट आपके लिए खुशखबरी ला सकता है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार बजट में राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम को पूरी तरह नए रूप से लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसके तहत निवेशकों को टैक्स बचाने के लिहाज से ज्यादा रियायतें दी जाएंगी। पूरी खबर जानने के लिए हम बात करेंगे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, सरकार किस तरह की रियायतों का ऐलान कर सकती है? दरअसल हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक राजीव गांधी इक्विटी स्कीम को बिल्कुल नए रूप में बजट में लॉन्च कर सकती है सरकार। नए रूप का मतलब ये हुआ कि इसमें रिटेल निवेशकों को निवेश करने के लिए ज्यादा दिलचस्प बना देगी इस स्कीम को। इसमें 3 बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। एक बदलाव ये हो सकता है कि इसमें निवेश करने वाले लोगों की सालाना आमदनी की अधिकतम सीमा बढ़ा सकती है। अभी नियम ये कहता है कि इस स्कीम का फायदा आप तभी उठा सकेंगे जब आपकी सालाना आमदनी 12 लाख रुपए या उससे कम है। अब सरकार इस सीमा को बढ़ा सकती है, यानी 12 लाख से ज्यादा आमदनी वालों को भी राजीव गांधी इक्विटी स्कीम में निवेश करने का मौका सरकार दे सकती है। दूसरा एक बड़ा बदलाव ये हो सकता है कि अभी शर्त यह है कि आप कितना भी निवेश भले ही कर लें, लेकिन 50,000 रुपए तक के निवेश पर ही आपको टैक्स छूट मिला करेगी। लेकिन इस 50,000 रुपए की सीमा को भी सरकार 75,000 रुपए या 1 लाख रुपए कर सकती है। और तीसरी चीज, इसमें एक बड़ी खामी यह है कि जो पहली बार निवेश करेंगे सिर्फ उन्हीं को स्कीम का फायदा मिलेगा। लेकिन कई निवेशक ऐसे हैं जिन्होंने कभी निवेश किया फिर छोड़ दिया, अभी तक निवेश नहीं किया है, तो कुछ शर्तों के साथ पुराने निवेशकों को भी राजीव गांधी इक्विटी स्कीम में निवेश करने का मौका सरकार दे सकती है। और इन बड़े बदलावों के साथ हो सकता है इस स्कीम को नए नाम के साथ भी सरकार लॉन्च करे बजट में। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस डिटेल एनालिसिस के साथ। और मार्केट एक्सपर्ट निपुण मेहता का मानना है कि नए बदलाव के बाद RGESS और ELSS में ज्यादा अंतर नहीं रह जाएगा, इसलिए RGESS में और बदलाव की जरूरत है। अगर जो आप लिमिट बढ़ा देते हो तो इसमें और ये बदलाव लाते हो कि ये एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए भी होगा, तो इसमें और जो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है उसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं रहेगा। उसमें भी जो RGES है उसमें भी एक होल्डिंग का टाइम फ्रेम था, इसी तरह ELSS में है। तो अगर दोनों स्कीमों में कुछ फर्क रखना है तो इट कैन नॉट जस्ट बी द अमाउंट दैट यू इन्वेस्ट, उससे कहीं बियॉन्ड एक इन टर्म्स ऑफ डिडक्शन करने की जरूरत है। चलिए, बजट की एक और बड़ी खबर। टीम लीज के चेयरमैन मनीष सब्रवाल का कहना है कि बजट में सरकार को कंपनियों के अलग अलग रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को खत्म करना चाहिए। हर कंपनी को आधार नंबर मिलना चाहिए।
हर एंटरप्राइज या कंपनी के पास 25 नंबर से ज्यादा गवर्नमेंट देती है। लेबर इंफॉर्मेशन नेटवर्क नंबर, प्रोविडेंट फंड नंबर, ईएसआई नंबर, एक्साइज नंबर, टैन नंबर, पैन नंबर, कोई 10 डिजिट का है, कोई 25 डिजिट का है, कोई 12 डिजिट का है, किसमें लेटर्स हैं, कोई सिर्फ नंबर है। तो ये जो रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल अब पिछले 30-40 साल से बिल्डअप हो गया है, अब इसको खत्म करना पड़ेगा। जैसे हमने आधार नंबर एक आदमी को दिया है, हम एक नंबर एंटरप्राइज को दे दें। अब ये बहस हो रही है कि नया नंबर दें या एक नंबर अडॉप्ट कर लें। सबसे कॉमन नंबर और सबसे जो प्रैक्टिकल नंबर है वो पैन नंबर है। हर एंटरप्राइज के पास ऑलमोस्ट 85 लाख के करीब है। तो हमको ये गवर्नमेंट से विनती है कि इस बजट में वो अनाउंस कर दें कि पैन नंबर को वो यूनिवर्सल एंटरप्राइज नंबर बना देंगे। तो देखना होगा कि क्या बजट के अंदर कंपनियों को मिलेगा कोई एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। चलिए, बजट से पहले हम ऐसी योजनाओं का रियलिटी चेक भी कर रहे हैं जिन पर सरकार भारी भरकम रकम खर्च करती है। मोदी सरकार की ये योजनाएं लोगों के कितने काम आई, देखिए सीएनबीसी आवाज की बजट यात्रा में। इस यात्रा में आज हम दिखा रहे हैं इनाम योजना का रियलिटी चेक। किसानों को देश भर में अपनी फसल बेचने का मौका देने के लिए सरकार ने ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया है, लेकिन ये कितना कारगर है बता रहे हैं संवाददाता अर्नव सावड़ा। गाजियाबाद की गोविंदपुरम अनाज मंडी ई नाम से जुड़ने वाली ए ग्रेड मंडी है। योजना ये सुविधा देती है कि किसान देश के किसी भी कोने में बैठे व्यापारी के साथ अपनी फसल का सौदा ऑनलाइन तरीके से कर सकता है। लेकिन गोविंदपुरम मंडी में बड़ी मशक्कत के बावजूद एक भी किसान ऐसा नहीं मिला जिसे ई नाम के बारे में मालूम तक हो। नहीं, हमें तो आज ही मालूम पड़ा है इस क्या राष्ट्रीय कृषि वो चल रहा है, हमें इससे पहले मालूम नहीं है। अभी तो नहीं पता, जैसे जैसा पता लग जाएगा ऐसा हो जाएगा, आगे करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर क्या है जरा देखिए। बड़ी सी बिल्डिंग में राष्ट्रीय कृषि बाजार के नाम पर 2 कमरे हैं, जिसमें एक क्वालिटी इंस्पेक्टर और एक मंडी एनालिस्ट ऑनलाइन डाटा एंट्री कर रहे हैं। इस स्कीम के लिए कम से कम 4 लेबोरेटरी इंस्पेक्टर, ग्रेडिंग इंस्पेक्टर इस कार्य के लिए होना जरूरी है। और उनके साथ में जो है ये कामदार हमारे यहाँ पोस्ट होती है, वो पेपर वर्क भी करते हैं और दूसरे जो असाइन का कार्य है उसमें भी हेल्प करते हैं। तो उनकी एक व्यक्ति यहाँ कामदार की भी पोस्टिंग होनी चाहिए। गाजियाबाद की गोविंदपुरम अनाज मंडी के बाद हम आप पहुंचे हैं जहांगीराबाद की अनाज मंडी राष्ट्रीय कृषि बाजार की पड़ताल करने के लिए। और यहां पर हम ये चेक करेंगे कि आखिर सरकार जो दावा कर रही है कि इस राष्ट्रीय कृषि बाजार से किसानों को फायदा पहुंच रहा है, तो वो हम यहां पर देखेंगे कि आखिरकार किसान इस राष्ट्रीय कृषि बाजार से खुश है या नहीं। जहांगीराबाद मंडी में ऐसे किसान भी मिले जिन्होंने इनाम के जरिए अपनी फसल बेची है, लेकिन सिर्फ इसी मंडी में। और ऐसे कारोबारी भी मिले जिन्होंने इनाम के जरिए फसल की बोली लगाई हो। इसमें थोड़ा बढ़ के मतलब बिका, आज पहले लगभग 2200-2100 रुपए के क्विंटल रेट थे, अब लगभग जो 2400-2500 के रेट हैं जी इसके। अगर हमको हमारे हिसाब से पत्ते से मिलेगी तो हम लेंगे, जरूर लेंगे। यूपी से भी लेंगे, बाहर से भी लेंगे। यूपी में ही होगी ये ऑक्शन, इसी में एक ई लाइसेंस बनेगा। तो बाहर दूसरे प्रदेश के लिए तो बताया नहीं है बिल्कुल। केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय ने अपने 30 महीनों की उपलब्धि गिनाते हुए कहा था कि दिसंबर के अंत तक करीब 9.5 लाख किसान ई नाम से जुड़ चुके हैं और 7,000 करोड़ से ज्यादा के सौदे हुए, जिसमें 35 लाख टन कृषि उत्पाद का कारोबार हुआ है। लेकिन इनमें से कितना राज्यों के बीच व्यापार हुआ, इस सवाल पर सरकार चुप है। दरअसल इनाम पर अभी देश भर का ट्रेडिंग डाटा ऑनलाइन दिखना भी शुरू नहीं हुआ है। राज्यों को केंद्र की ओर से जो 30 लाख की सहायता मिली है, उस राशि से ट्रायल के तौर पर छोटे कमरों में काम हो रहा है। जाहिर है इनाम का सही इस्तेमाल करने के लिए अब बड़ी राशि और बड़े प्रयास की जरूरत है, इसलिए जरूरी है कि बजट में इस पर अलग से जोर दिया जाए। अर्नव सावड़ा, दिल्ली। भले ही वित्त वर्ष 2017-18 का बजट पेपरलेस होगा, लेकिन इस बार भी वित्त मंत्रालय ने वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ मिलकर हलवा सेरेमनी की रस्मों को पूरा किया। यह बजट डॉक्यूमेंट की छपाई से पहले की एक रस्म है और पारंपरिक रूप से मनाई जाती है। हालांकि पेपरलेस होते हुए भी जरूरी डॉक्यूमेंट की छपाई की जाएगी। वित्त मंत्री ने खुद अपने हाथों से ऑफिसर्स को हलवा दिया।
अब कालेधन पर सख्ती की बात। नोटबंदी के बाद जिन लोगों ने अपने खाते में 10 लाख रुपए या इससे ज्यादा जमा किए हैं उनके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जवाब देना होगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे लोगों से पूछताछ करने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के लिए इनकम टैक्स अधिकारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। खास ऑनलाइन पोर्टल पर ही टैक्स पेयर्स को अपनी जानकारी देनी होगी। जरूरत पड़ने पर ही टैक्स पेयर्स से सामने बिठाकर पूछताछ होगी। इनकम टैक्स विभाग फिलहाल 10 लाख रुपए से ज्यादा जमा करने वालों से पूछताछ कर रहा है, लेकिन दूसरे चरण में 2.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक जमा करने वालों से भी पूछताछ होगी। बात करते हैं शेयर बाजार की। शेयर बाजार में आज भी ऊपरी स्तरों पर बिकवाली का दबाव देखने को मिला, लेकिन पूरे कारोबार के दौरान निफ्टी 8,400 के ऊपर टिकने में कामयाब रहा। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स में 51 और निफ्टी में 18 पॉइंट्स की बढ़त रही। कोटक महिंद्रा एएमसी के एमडी नीलेश शाह का कहना है कि 2017 में टाइल्स, पेंट, केबल सेक्टर में निवेश काफी फायदेमंद हो सकता है। जो कंपनीज ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर से वो अपना मार्केट शेयर ले पाएगी, बढ़ा पाएगी, वो बहुत अच्छा करेगी। अब ये टाइप की कंपनीज आपको टाइल्स सेक्टर है, आपको पेंट सेक्टर है, केबल्स है, वायर्स है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, लाइटिंग है, ये सारे क्षेत्र में मिलेगी। एक्सिस बैंक ने निराश करने वाले नतीजे पेश किए हैं। पिछले साल के मुकाबले बैंक का मुनाफा 2,175 करोड़ से घटकर से 579 करोड़ रुपए रह गया है। कंपनी ने के एनपीए में भी भारी बढ़ोतरी हुई है और ग्रॉस एनपीए पिछली तिमाही के 4.17% के मुकाबले इस बार 5.22% पर आ गया है। हालांकि साल दर साल में कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम में बढ़ोतरी देखी गई है और ये 4,162 करोड़ से बढ़कर 4,334 करोड़ रुपए हुई है। वहीं कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.64 से गिरकर 3.43% रह गया है। तीसरी तिमाही में येस बैंक ने लेकिन अच्छे नतीजे पेश किए हैं। बैंक का मुनाफा 667 करोड़ से बढ़कर 883 करोड़ रुपए रहा है, जबकि ब्याज से होने वाली आय 1175 करोड़ से बढ़कर 1507 करोड़ रही है। बैंक की एसेट क्वालिटी पर दबाव देखने को मिला है। बैंक का ग्रॉस एनपीए 917 करोड़ से बढ़कर 1006 करोड़ रुपए रहा है। हालांकि नेट एनपीए स्थिर रहा है। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए क्या होगा रिलायंस जियो का अगला धमाका। कंपटीशन कमीशन ने आज 7 सीमेंट कंपनियों पर 206 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, जेपी एसोसिएट्स, जेके, अंबुजा सीमेंट, एसीसी और जेके लक्ष्मी सीमेंट पर सीसीआई की गाज गिरी है। इन कंपनियों पर 2012 में कंपटीशन कमीशन के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। हरियाणा के डायरेक्टर ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल्स ने सीमेंट कंपनियों पर साठगांठ कर ऊंचे दामों पर बोली लगाने का आरोप लगाया था और शिकायत की थी। 2014 में सीसीआई ने इस मामले की जांच शुरू की थी। कंपटीशन कमीशन इससे पहले भी सीमेंट कंपनियों पर नियमों की अनदेखी के लिए जुर्माना लगा चुका है। अब आप सुपरफास्ट ट्रेनों में छोटी दूरी के लिए भी रिजर्वेशन ले पाएंगे। आरक्षण में न्यूनतम दूरी की शर्त हटा दी गई है। इसके चलते अब वेट लिस्ट टिकटें भी ज्यादा कंफर्म हो पाएंगी। ये कैसे होगा बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रतीक श्रीवास्तव। रेलवे रिजर्वेशन में डिस्टेंस रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जहां से जहां तक चाहें रिजर्वेशन लें। पहले लंबी दूरी की मेल और सुपरफास्ट ट्रेनों में एक निश्चित सीमा से ज्यादा दूरी का ही रिजर्वेशन मिलता था। नतीजा, लोग कम दूरी की आरक्षित यात्रा करने के लिए भी ज्यादा दूर तक का रिजर्वेशन लेने को मजबूर हो जाते थे। कई जगह ऐसा था कि हमारा कोटा था, वहां का रोड साइड का स्टेशन का कोटा था, लेकिन डिस्टेंस रिस्ट्रिक्शन की बीच की बुकिंग नहीं हो पाती थी। जैसे सूरत और बड़ौदा के बीच में बुकिंग नहीं हो पाती थी क्योंकि डिस्टेंस कम था। अब वो पॉसिबल हो पाएगा। जो कोटा है उसका यूटिलाइजेशन बेटर हो पाएगा और जो सीटें खाली होती हैं उनका यूटिलाइजेशन बेटर हो पाएगा और यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी। केरला एक्सप्रेस से पहले झांसी तक की टिकट नहीं मिलती थी, अभी जो है झांसी तक की टिकट मिलेगी। ये फैसला सरकार अगर करेगी तो हमारे लिए सहूलत होगी। अब समझिए कि रिजर्वेशन सिस्टम में इस बदलाव से वेट लिस्ट कैसे कम होगी। दरअसल किसी भी ट्रेन में सोर्स स्टेशन से आखिरी स्टेशन के बीच के किसी भी स्टेशन के लिए वेट लिस्ट का पूल्ड कोटा होता है। इसमें कंफर्मेशन तभी मिलती है जब उस स्टेशन का कोई रिजर्वेशन कैंसिल हो।
अब जब लोग फालतू दूरी का रिजर्वेशन लेने से मुक्त होंगे तो जाहिर है कि पूल्ड कोटा में बर्थ बढ़ेंगे और आपको ज्यादा कंफर्म टिकट मिलेंगे और वेट लिस्ट जल्दी क्लियर होगी। डिस्टेंस रिस्ट्रिक्शन खत्म होने का फायदा सिर्फ उन यात्रियों को मिलेगा जो आरक्षित श्रेणी में सफर करते हैं। अनरिजर्व क्लास के लिए नियम पहले की तरह लागू रहेंगे। प्रतीक श्रीवास्तव, दिल्ली। रिलायंस जियो नया धमाका करने वाला है। अब कंपनी 1500 रुपए से कम में 4G स्मार्टफोन लाने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा पेमेंट बैंक खोलने का भी प्लान है। इन खबरों पर और ज्यादा विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ आ गई है हमारी सहयोगी कविता थपलियाल। कविता, रिलायंस जियो क्या मास्टर प्लान, क्या मास्टर स्ट्रोक लेकर आने वाला है? बहुत ही बढ़िया मास्टर प्लान है। इनफैक्ट जो बुके तैयार किया गया है लॉन्चेस का वो काफी शानदार है। जैसे कि आपने कहा कि 1500 से भी कम में आपको 4G स्मार्टफोन मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ पर स्मार्ट वॉच को भी लॉन्च करने पर विचार कर रही है कंपनी। लेकिन इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर कार कनेक्ट डिवाइस लॉन्च किया जा रहा है। एक ऐप के तौर पर इसका इस्तेमाल आप कर पाएंगे। अब इससे होगा ये कि आपकी कार में आपके इंजन और फ्यूल की तमाम डिटेल्स आपको उस ऐप के जरिए ही मिल पाएगी। तो ये सभी कार लवर्स के लिए, और हम सब गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो काफी काम की चीज है। किसी ने शायद पहले इसके बारे में सोचा नहीं है, लेकिन वाईफाई के इस्तेमाल को लेकर भी कंपनी के काफी बढ़िया प्लान्स है। आपको बता दें कि 10 लाख जगहों पर फ्री वाईफाई, जी हां 10 लाख जगहों पर फ्री वाईफाई भी यहां पर लॉन्च करने की तैयारी है। और साथ ही आपको बता दें कि पेमेंट बैंक में भी शुरुआत करने की तैयारी है रिलायंस जियो की। लेकिन इसके अलावा होम ऑटोमेशन भी मुहैया कराएगी ये कंपनी। तो ओवरऑल देखें बहुत बड़ा मास्टर प्लान है और काफी यूजर फ्रेंडली चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पर लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। राइट, एक बड़े प्लान के साथ आने वाली है रिलायंस जियो, जिससे फिर एक बार बाजार में मचाएगी तहलका। बहुत शुक्रिया कविता इस जानकारी के लिए। और यहां पर वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद 13,000 रुपए में 4GB रैम वाला Xiaomi का फोन आ गया है। कैसा है फोन, देखिए इस ब्रेक के बाद। अगर आप 10 से 15,000 रुपए के बीच बड़ी स्क्रीन और अच्छे फीचर्स वाला स्मार्टफोन खोज रहे हैं तो Xiaomi ने आपके लिए 3 बेहतरीन विकल्प दे दिए हैं। कंपनी का Redmi Note 4 आज 3 वेरिएंट्स के साथ लॉन्च हो गया है। खूबसूरत डिजाइन, तगड़ी बैटरी लाइफ और अच्छी परफॉर्मेंस वाले इस फोन को कंपनी ने 3 वेरिएंट्स 2GB, 3GB और 4GB के साथ 10,000, 11,000 और 13,000 रुपए की प्राइस रेंज में उतारा है। तो ये फोन जिसमें आपको 3 रैम के विकल्प मिलेंगे और वो भी सिर्फ 1,000 रुपए के अंतर पर, और 13,000 रुपए में आपको पूरा 4GB रैम वाला फोन मिल जाएगा। रेसिंग बाइक के दीवानों के लिए KTM RC बाइक्स ने नए अवतार में लॉन्च कर दी है। नई KTM RC 390 की कीमत 2,25,000 रुपए और RC 200 की कीमत 1,70,000 रुपए के करीब है। और आवाज टाइम में आज के लिए इतना ही, लेकिन कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।